पाकिस्तान खालिस्तान को निपटाने के बाद पीएम मोदी ने बिना रुके कौन सा नया मिशन लॉन्च कर दिया है। बिहार में मोदी, यूपी में योगी, और वो काम जो लालू, राहुल, अखिलेश तीनों को निपटा देगा। लालू यादव के बर्थडे का कौन सा ऐसा गिफ्ट है जिससे पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में खेला कर दिया। पीएम मोदी बिहार को ऐसी कौन सी सौगात दे आए कि यूपी में योगी का काम सेट हो गया है। आज सबसे पहले इसके बारे में बताने जा रहा हूं। भारत विरोधियों का तो नरेंद्र मोदी ने कायदे से इलाज कर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को निपटाया, फिर G7 में उन बड़े बड़े देशों की क्लास लगाई जो कंगाल पाकिस्तान में मुंह में रोटी का टुकड़ा उसके डालते हैं, फिर खालिस्तानियों को पालने वाले कनाडा को लाइन पर लेकर आए, और आखिर में नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को हड़का दिया जो सीज फायर पर बार बार झूठ बोल रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के तौर पर तो नरेंद्र मोदी का जलवा सब देख रहे हैं। अब बारी थी नेता नरेंद्र मोदी की। विदेश से लौटने के बाद पीएम मोदी आज सीधे बिहार चले गए। बिहार में अगले कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं और पीएम मोदी बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार दौड़ाना चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से कैसे राजनीति में खलबली मच गई, आप इसको समझिए, क्योंकि आज बिहार जाकर पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे दांव खेले जो बिहार चुनाव की दशा और दिशा पलट सकते हैं। बिहार में पीएम मोदी ने 5,900 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया। पीएम मोदी ने आज बिहार में बने उस रेल इंजन को हरी झंडी दिखाई जो अफ्रीका में दौड़ेगा। इस तरह पीएम मोदी ने बिहार को मेक इन इंडिया का हब बनाने की भी नींव रख दी। इसके अलावा बिहार में पीएम मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर आरजेडी को दलित मोर्चे पर फंसा दिया। पीएम मोदी ऐसे वक्त में बिहार का दौरा कर रहे हैं जब कुछ दिन पहले ही सरकार ने जनगणना के साथ जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जातिगत जनगणना का फैक्टर भी बिहार चुनाव को पलट सकता है। पीएम मोदी ने जंगल राज पर लालू एंड कंपनी और कांग्रेस को भी घेरा। यानी पीएम मोदी ने एक साथ बिहार चुनाव में कई मोर्चे खोल दिए। विकास, दलित फैक्टर, जाति जनगणना, सुरक्षा व्यवस्था, एक साथ कई मुद्दों को लाकर पीएम मोदी अब बिहार चुनाव को अपनी पिच पर ले आए। बिहार में पीएम मोदी ने और क्या क्या किया, पीएम मोदी ने क्यों कहा कि वो शांत नहीं बैठने वाले, नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कहा कि पीएम मोदी ने हाथ जोड़ दिए भाई, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को ऐसा क्या कहा कि बवाल मच गया है, यूपी में योगी ने डी कंपनी का नाम लेकर अखिलेश के होश कैसे उड़ा दिए, ये सब आज आपको बताऊंगा। पहले आज बिहार से यूपी तक गरमाई राजनीति की एक झलक देखिए। शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है, अब बहुत हो गया। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को। तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी। नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे ने कैसे लालू तेजस्वी कैंप में हड़कंप मचा दिया, इसे आप इस तरह से समझिए कि नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे भी नहीं थे कि आरजेडी ने उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर सुबह सुबह ही इन्होंने पोस्टर निकाल दिए। इसमें एक पोस्टर में लिखा है, तुम तो ठहरे गुजराती, साथ क्या निभाओगे, चुनाव होते ही बिहार को भूल जाओगे। इस पोस्टर के साथ आरजेडी ने यह भी लिखा कि बिहारी भाई लोग गुजराती से सतर्क, सचेत और सावधान। अब आप बताइए, जो बिहार लोकसभा में नरेंद्र मोदी को भर भर के सीट देता है वो क्या उनको गुजराती मानता है? और ये गुजराती बिहारी क्या हो रहा है? इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के लिए बताइए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन आप इंडी गठबंधन से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर कहते हैं तो तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से कम थोड़े हैं। वो प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहने लगे हैं। आप भाषा देखिए भाई, पॉकेट मार कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। आप सुनिए जरा तेजस्वी यादव को, पता नहीं लोगों की भाषा को क्या हो गया। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं मैं आ रहा हूं। बिहार वासियों, जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार करूंगा। यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट नहीं ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बताइए कैसी भाषा है। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पॉकेट मार रहे हैं बिहारियों का। मतलब क्या है, कोई नरेंद्र सरेंडर, कोई पॉकेट मार कह रहा है।
लेकिन यही प्रधानमंत्री हैं जो ट्रंप को सामने से हड़का देते हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जो ईरान में भयंकर बमबारी के बीच अपने लोगों को बचा कर लाते। इनको नहीं दिखता है। आज ही क्या खबर आई आपको बताता हूं। इजरायल से युद्ध के बीच ईरान ने भारत के प्रति विशेष भाव दिखाते हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया। भाई ईरान ने भारत के लिए स्पेशली ईरान के मशहाद से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट्स उड़ेंगी जो 1000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करेंगी। ये फ्लाइट्स आज रात और कल सुबह और दोपहर को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इससे पहले यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कुछ देर के लिए युद्ध को रोका गया था और अब भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोल रहा है स्पेशली भारतीयों के लिए कि आप इनको लेके जाइए। और यहां क्या है? नरेंद्र सरेंडर, पॉकेट मार मोदी, यही सब भाषा चल रही है। यह भारत की कूटनीति की ताकत है और इसका क्रेडिट पीएम मोदी को ही जाता है। और यहां माहौल ये लोग बना रहे हैं कि पीएम मोदी तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। यही नरेंद्र मोदी जिन्हें राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, जिन्हें तेजस्वी पॉकेट मार कह रहे हैं, आप देखिए वो प्रधानमंत्री आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने उनके मुंह पर उनके दावों को गलत साबित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति न्योता देता रह जाता है और पीएम मोदी मना कर देते हैं कि अभी नहीं आऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। जबकि आज की डेट में कौन सा वर्ल्ड लीडर है जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति का न्योता ठुकरा देगा? मुनीर जैसा फर्जी फील्ड मार्शल तो दौड़ा दौड़ा चला गया। यह भी नहीं देखा कि मैं मुसलमानों की बात करता हूं, ईरान के खिलाफ है अमेरिका, मैं किस मुंह से वहां खाना खाऊंगा। चला गया, बेइज्जती सहता हुआ चला गया। 5-6 दिन अमेरिका में इसलिए पड़ा रहा कि किसी तरह ट्रंप से मिल तो लूं। लेकिन यहां पीएम मोदी ने न सिर्फ ट्रंप के दावे झुठला दिए बल्कि उनके न्योते को भी दूर से नमस्कार कर दिया। सुनिए आज पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर जो बातचीत हुई थी उसको लेकर पब्लिक के सामने क्या कहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने ट्रंप तक को मना कर दिया इसलिए क्योंकि उनको महाप्रभु की धरती, यानी वो उड़ीसा भी गए थे दौरे पर आज बिहार के बाद, तो वहां जाना था। अपना देश, सनातनी शक्ति, अपने लोग, ये नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर रहते। लेकिन बिहार में चुनाव है तो कांग्रेस आरजेडी सब भूले बैठी। पीएम मोदी पर तेजस्वी समेत पूरी आरजेडी इसलिए फायर है क्योंकि आज बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिला दी। पीएम मोदी ने कहा कि पंजा और लालटेन ने मिलकर बिहार को लूटा है। परिवारवाद के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने लालू और कांग्रेस को घेर लिया। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे बैक टू बैक हमले किए बिहार पहुंचकर। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे।
इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति अरबपति हो गए। एक तो जंगल राज पर पीएम मोदी ने तेजस्वी और राहुल को लपेट लिया, फिर तेजस्वी और राहुल को यह देखकर भी आग लग गई होगी क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जबरदस्त तारीफ कर रहे थे। आज मंच पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी भी दिख रही थी, बढ़िया केमिस्ट्री दिख रही थी। तेजस्वी और राहुल तो सोच रहे थे कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार मोदी के साथ कोई खेल कर देंगे। ऊपर से नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, तेजस्वी बार बार कहते हैं कि वो अचेत हो गए। लेकिन यहां मंच पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे, गपशप चल रही थी, हंसी मजाक का माहौल था। सारे अरमान जो हैं वो कैसे बिखर गए इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी को थैंक यू कह रहे हैं। सुनिए एक बार नीतीश कुमार को। उन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तब जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। एक तरफ तो पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को भी सेट कर दिया, बिहार चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का फैसला कर दिया, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और लालू यादव बिहार में जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रहे थे। लेकिन बिहार में इस बड़े मुद्दे को भी पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन से छीन लिया। इसलिए भी लालू यादव भड़के हुए हैं, वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लालू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार हित में मौसम की चेतावनी। आज बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की भारी बारिश हो रही है। गरज के साथ झूठे लुभावने वादों के ओले भी पड़ रहे हैं, संभल कर रहे हैं। पीएम मोदी पर लालू यादव के इस हमले को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आज पीएम मोदी बिहार के उस सिवान जिले में गए जो इंडी गठबंधन का गढ़ माना जाता है, जहां आरजेडी मजबूत है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में महागठबंधन को 6 और एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिली थी। सिवान जिले में 20% मुस्लिम आबादी है, करीब 14.2% SC ST की आबादी है। सिवान जिला विधानसभा चुनाव में आरजेडी और लेफ्ट का गढ़ रहा है। हालांकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी ही बाजी मार रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां इंडी गठबंधन का दबदबा रहता है। पीएम मोदी ने आज इसी दबदबे को दबाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने आज लालू यादव और राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा खेल भी कर दिया। बिहार में पीएम मोदी ने अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा दिया और इसी से लालू और राहुल की टेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि बिहार में लालू यादव और राहुल गांधी की नजर दलित वोट बैंक पर है। लालू और राहुल को लग रहा है कि यादव मुस्लिम वोट बैंक तो उनके साथ है ही, अगर दलित वोट बैंक जुड़ जाएगा तो आरजेडी कांग्रेस आगे निकल सकती है। लेकिन इन अरमानों पर तब पानी फिर गया जब लालू यादव के बर्थडे के मौके की इस तस्वीर को, जो बड़ी वायरल हुई थी, आज नरेंद्र मोदी ने लोगों को याद दिला दिया। इस तस्वीर में लालू यादव बैठे हुए हैं एकदम आराम से और उनके पैरों के पास बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही है। कोई आया था, गिफ्ट लेके आया था, तो उनके पैरों के पास बताइए फोटो रख के बाबा साहब की अब फोटो खिंचवा लिया। पीएम मोदी ने इसी तस्वीर को याद कराया आज पब्लिक को कि बताइए, लालू यादव मना नहीं कर सकते थे कि बाबा साहब को मेरे पैरों के पास क्यों रख रहे हो। इस तस्वीर की याद आज बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी ने दिलाई कि आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को पैरों पर रखती है, जबकि नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर को दिल में रखते हैं। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि बिहार में यह दलित फैक्टर कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है। लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस हमले से लालू यादव और तेजस्वी बहुत भड़क गए, क्योंकि बिहार में दलित वोटों की इधर उधर की थोड़ी भी शिफ्टिंग पूरा चुनाव पलट देती है और बिहार में एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच दलित वोटों के लिए कांटे की टक्कर भी दिखती है। अगर आप बिहार में देखेंगे कि दलित वोट का क्या इंपैक्ट रहता है, जरा आपको उसको समझाता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर की फोटो का अपमान का मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है। अगर आप देखें बिहार में दलित वोट, अगर उसकी बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यह मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है। जो आबादी है
दलितों की, वो करीब करीब 20% के आसपास है, 20%। और दलित वोट बैंक कितनी सीट पर निर्णायक है? कितनी सीट पर निर्णायक है दलित वोट? ऑलमोस्ट बिहार में 100 सीट ऐसी है जहां दलित वोट तय करता है कि कौन जीतेगा। तो इसलिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों को दिख रहा है कि एक वायरल वीडियो भी उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 2020 में जो एससी की रिजर्व सीट थी, अगर आप देखिएगा 2020 में एससी सीट देखिएगा वहां पर क्या हुआ, तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, कुल सीट कितनी है? वो है 38। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एनडीए को 21 सीट आई थी, 21, और महागठबंधन जो है, महागठबंधन को 17 सीट आई थी, 17। आप देखिए कि एससी रिजर्व सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन को कितने दलित वोट मिले थे, वो भी सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक एससी वर्ग के वोट रविदास जो हैं इंडी गठबंधन को 34% और एनडीए को 27% मिले थे। पासवान वो वोट भी है, अगर आप देखिएगा इंडी गठबंधन को 22% और एनडीए को 17% मिला था। और मुसहर इंडी गठबंधन को 24% लेकिन एनडीए को 65%। अन्य एससी वर्ग जो है इंडी गठबंधन के खाते में 24% वोट गया था, एनडीए को 30%। ये आंकड़े बताते हैं कि एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच दलित वोटों को लेकर कांटे की टक्कर रहती। और ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जो आज मुद्दा उठा दिया वो शायद बिहार चुनाव में असर डाल दे। लेकिन दलित वोटों को लेकर साल 2024 में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी बजी। एनडीए के दलित वोट बैंक में लोकसभा चुनाव के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली। अगर आप 2024 लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स का वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले दुसाध पासी जाति के वोटों में 2019 के मुकाबले 19% की गिरावट देखने को मिली। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को दुसाध पासी जाति के 28% वोट ज्यादा मिले। अन्य दलित वोटों को देखें तो 2019 के मुकाबले एनडीए के वोट में 18% की गिरावट आई थी, जबकि इंडी गठबंधन को 38% का फायदा हुआ था। क्योंकि तब यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि भाई रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, मोदी तीसरी बार आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो उसका इंपैक्ट यूपी बिहार में दिखा था। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में दलित वोटों को लेकर एनडीए पहले से ही सतर्क है। बिहार में पीएम मोदी कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते। जातिगत जनगणना का फैसला ले लिया जिससे राहुल गांधी और लालू यादव इसे मुद्दा ना बना पाए। राहुल गांधी लगातार बिहार के चक्कर लगा रहे हैं, दलित के मुद्दे उठाने में लगे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर कांग्रेस और आरजेडी को फंसाते दिखे। यानी पीएम मोदी एक एक करके बिहार में विपक्ष के सारे मुद्दे छीनते चले जा रहे हैं और इसीलिए शायद उन्हें बौखलाहट में ये लोग पॉकेट मार जैसे बातें कह रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कैसे लालू परिवार पर अटैक कर रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। इस तरह अमिताभ बच्चन ने अपने माथे और हाथ पे लिख लिया था कि मेरे पिताजी चोर हैं, वो स्पष्ट झलकता है कि लोग इस तरह का सोच रखते हैं कि जिनके घर में पंजीकृत अपराधी हो वो दूसरे को भी अपराधी समझते हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए भी लालू और राहुल के निशाने पर हैं क्योंकि बिहार में ऐसे ऐसे काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिए जो पहले कभी नहीं हुए। पीएम मोदी ने आज अपने बिहार दौरे पर उस पहले रेल इंजन को भी हरी झंडी दिखाई जो अब विदेश में धूम मचाएगा। बिहार के पिछड़ेपन की छवि को तोड़ते हुए आज सभी ने बिहार की लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने उस रेल इंजन के दर्शन किए जो अब अफ्रीकी देश गिनी में ट्रेनों को खींचेगा। 4500 हॉर्स पावर का यह रेल इंजन सारण जिले में स्थित लोकोमोटिव फैक्ट्री में बना है। पीएम मोदी ने इस रेल इंजन का जिक्र करते हुए बिहार को मेक इन इंडिया का बड़ा सेंटर बनाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन वो अभी शांत नहीं बैठने वाले, वो बिहार के लिए आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। एक बार ये वादा भी सुनिए पीएम मोदी का, फिर आपको बताता हूं वंदे भारत को लेकर क्या खबर आई। हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार को एक और सौगात दी। पीएम मोदी ने सिवान से वर्चुअली बिहार के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन पटना के पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच चलेगी। इससे पटना और गोरखपुर के बीच 2 घंटे का टाइम बचेगा। इस ट्रेन को मिलाकर यूपी और बिहार में वंदे भारत जैसी 28 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चल रही। पीएम मोदी ने इस ट्रेन को सावन शुरू होने से पहले पूर्वांचल के शिव भक्तों की नई सवारी बताया। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन बिहार में बाबा हरिहर नाथ की धरती से बाबा गोरखनाथ की धरती को ट्रेन से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने आज पटना से गोरखपुर की ट्रेन चलाकर यूपी और बिहार दोनों को नया गिफ्ट दिया। बिहार में पीएम मोदी का यह काम यूपी में 2027 के लिए सीएम योगी का भी काम आसान करेगा। सीएम योगी ने भी मिशन 2027 के लिए काम शुरू कर दिया है। आज उन्होंने 7,283 करोड़ की लागत से बने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 91 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर को आजमगढ़ समेत कई जिलों से जोड़ देगा। इस एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने से गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ और प्रयागराज की यात्रा अब और आसान हो जाएगी। अब गोरखपुर से लखनऊ की दूरी मात्र 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। राज्य में 7 एक्सप्रेसवे हैं। योगी सरकार के मुताबिक इसमें से 5 एक्सप्रेसवे योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में बने। पूरे देश में 2900 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, जिसमें से 1200 किलोमीटर सिर्फ यूपी में, और इसी में जल्दी ही गंगा एक्सप्रेसवे भी जुड़ने वाला है। गोरखपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर आज सीएम योगी ने अखिलेश यादव की पार्टी को लपेट दिया। सीएम योगी ने डी कंपनी और अखिलेश यादव की पार्टी का कनेक्शन जोड़ दिया। एक बार उनको सुनिए, फिर बताता हूं अखिलेश यादव क्या बता रहे हैं इस पर। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो ये लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता मिली थी, जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। सीएम योगी ने डी कंपनी वाली बात छेड़ी तो जवाब भी आया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पहले तो डी कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा, फिर इसे डी मतलब डेवलप कंपनी बताया। अखिलेश यादव का जवाब भी सुनिए। ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी? भाई आप डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए अगर वो प्रैक्टिस करके करेंगे योग तो योग होगा, वरना तो आपने पिछला वीडियो देख ही लिया है। यानी बिहार से लेकर यूपी तक में हलचल तो मची हुई। अब चुनाव में असली भगवान जो होता है वो तो वोटर होता है, वो किधर आशीर्वाद बरसाएगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन जब भगवान की बात हो रही है तो अगला चैप्टर आपको देखना चाहिए, कैसे सालों बाद मानसरोवर की यात्रा शुरू हुई है और पीएम मोदी का वो काम कि चीन भी वेलकम करने लग गया है। कैलाश मानसरोवर की वो रहस्यमयी दुनिया का चैप्टर खोल रहा हूं जो हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा कर दी। और साथ ही बंगाल में भगवान जगन्नाथ के प्रसाद पर ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, ये भी दिखाऊं। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की ताकत आप देखिए कि जो कनाडा इतने सालों से खालिस्तानियों को पाल रहा था, वो नरेंद्र मोदी के एक कनाडा दौरे से लाइन पर आ गया। और जो चीन पिछले 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं होने दे रहा था, आज वो वेलकम करने में लगा हुआ है। आज 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। कैलाश मानसरोवर का इलाका चीन के कब्जे में आता है, इसलिए जब नरेंद्र मोदी चीन से बॉर्डर पर भिड़ गए थे तो दादागिरी दिखाने के लिए चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोक दी। लेकिन चीन की सारी अकड़ नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में निकाल दी। चीन को लग गया कि भारत से सीधे भिड़ना ठीक नहीं है, इसलिए वो भारत से डायरेक्ट कोई पंगा नहीं ले रहा, बल्कि भारत के साथ चलने की बातें कर रहा है। अब चीन पर तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बीच चीन से एक बड़ा काम करवा लिया। सनातन की परम आस्था का केंद्र कैलाश मानसरोवर
जहां साक्षात देवों के देव महादेव विराजते हैं, उनके दर्शन के लिए अब नरेंद्र मोदी ने फिर से तीर्थ यात्रा शुरू करवा दी। आज पाठशाला में बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या जादू किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में अड़ंगा डालने वाला चीन इस यात्रा के लिए भारतीय श्रद्धालुओं का स्वागत करने को तैयार हो गया। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा की मान्यता, उसको लेकर जो रहस्य हैं, उसको लेकर जो बातें हैं, इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा। और पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद पर मचे बवाल की भी बात होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। आज सिक्किम के नाथुला पास से सिक्किम के राज्यपाल ने यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में 36 श्रद्धालु आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए। नाथुला पास को क्रॉस करने के बाद ये श्रद्धालु चीन की सुरक्षा में कैलाश मानसरोवर तक पहुंचेंगे। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर श्रद्धालु भी बहुत खुश थे। मोदी सरकार पिछले काफी समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करवाने में लगी हुई थी और इसके लिए पीएम मोदी ने क्या पहल की, इसके बारे में तो आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करने वाले सिक्किम के राज्यपाल को एक बार सुनिए। ये सौभाग्य है कि 5 वर्षों के बाद ऐसी पवित्र यात्रा का प्रथम टीम में आपको जाने का और हमको आपको रवाना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना पीएम मोदी की सनातनियों को बड़ी सौगात है, क्योंकि सनातन मान्यताओं के मुताबिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है। इसका बहुत महत्व है। इस पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है, यानी साक्षात शिव यहां विराजमान है। आज आपको कैलाश पर्वत की मान्यताओं और वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में भी बता देता हूं, ताकि आप समझ सकें कि आखिर क्यों भारतीय सनातन परंपरा के लोग इतनी मुश्किल यात्रा करने जाते हैं। कैलाश मानसरोवर के बारे में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण के में कैलाश खंड नाम से अलग से अध्याय है, जहां इस यात्रा की महिमा का गुणगान किया गया है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसके अलावा धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और इन दोनों के बीचों बीच स्थित हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब दुनिया की नाभि यानी केंद्र इसे माना जाता है। रूस की एक रिसर्च के मुताबिक एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस विशाल कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते। इस पर्वत पर 2 सरोवर हैं। इनमें पहला है मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की झीलों में से एक है, जबकि दूसरे सरोवर को राक्षस झील कहा जाता है। यह खारे पानी की झील है। हैरानी की बात यह है कि बर्फीले पहाड़ पर खारे पानी की झील कहां से आई, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। ये दोनों झीलें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का सोर्स मानी जाती हैं। अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के इलाके में जाएंगे तो यहां आपको लगातार कहा जाता है कि एक आवाज सी सुनाई देगी, जैसा कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ध्यान से सुनने पर कई लोग दावा करते हैं कि यह डमरू या ओम की ध्वनि जैसा महसूस होता है। कहते हैं धर्म और आस्था सबसे ऊपर होती है और यही कारण है कि अमरनाथ और केदारनाथ से भी कठिन यात्रा होने के बावजूद लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 3 अलग अलग रूट से होती है और इस यात्रा में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप यात्रा कहां से शुरू कर रहे हैं। यात्रा का पहला रूट उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से शुरू होता है। यह रास्ता सबसे छोटा है और दूरी करीब 65 किलोमीटर होती है, लेकिन यह एक खड़ी चढ़ाई है और बेहद कठिन होती है। दूसरा रूट है सिक्किम के नाथुला दर्रा से, नाथुला से शिगात से, लात से, सागा, परियांग होते हुए करीब 802 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कैलाश मानसरोवर तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि यह रास्ता लंबा और दुर्गम भी है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते आपने देखे। कुछ लोग नेपाल के रास्ते भी यहां जाते हैं। यह तीसरा रास्ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होता है और सागा होते हुए 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश मानसरोवर तक ले जाता है। इस रास्ते की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। कैलाश मानसरोवर का रास्ता तो खुल चुका है।
ऐसे में यात्रा का खर्च और रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब भी आपको बता देता हूं। यात्रा करने वाले शख्स की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। वो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के जरिए यात्रियों का चयन किया जाता है। जिनको अस्थमा, हाई बीपी, दिल की बीमारी, डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं, वो यात्रा नहीं कर सकते। आप सोचिए कितनी कठिन ये यात्रा है, क्योंकि कैलाश पर्वत की चढ़ाई बेहद कठिन है। तो ऐसे जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, उनको बोला जाता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते भाई। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का फिटनेस टेस्ट तक होता है। यात्रा से पहले दिल्ली में 3 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यात्रियों को एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो ये यात्रा अपने खुद के जोखिम पर कर रहे हैं। खर्च की बात करूं तो इस यात्रा पर करीब 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आता है। अब आपको यह भी दिखाता हूं कि पिछले 5 साल से अटकी यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए पीएम मोदी कैसे अपने मिशन में चुपचाप जुटे रहे। क्योंकि जून 2020 में गलवान की घटना के बाद भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा रुक गई थी। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में जब ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, रिश्तों पर जमी ये बर्फ पिघलनी शुरू हुई। ब्रिक्स समिट में जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को स्पेशल मिशन पर चीन भेजा। चीन के उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर अजीत डोभाल से मिले। इस मुलाकात के बाद ही चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी सहमति जता दी। यानी पूरे मेहनत के बाद यह यात्रा शुरू हो पाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सनातन के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का हाल देखिए। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लग रहा है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर का दीघा जगन्नाथ मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में। इस मंदिर के नाम को लेकर पहले ही काफी बवाल हुआ और अब नए बवाल की वजह बना है ममता बनर्जी सरकार का एक फैसला। इस फैसले पर हंगामा इसलिए मचा है क्योंकि आरोप लग रहा है कि दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार करने का ठेका कई मुस्लिम दुकानदारों को दे दिया गया है। इसी बात को लेकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ठन गई। बीजेपी का आरोप है कि दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद बनाने के काम में मुस्लिम दुकानदारों को क्यों लगाया जा रहा है, जो सनातन का अपमान है। वहीं टीएमसी की दलील है कि भगवान सभी के लिए है। दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की पूरी डिटेल भी आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन घमासान की एक झलक देख लीजिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम शम्स जमान। हाँ, हमको ऑर्डर मिला जगन्नाथ धाम से। ये मिठाई समझे ले लीजिए, ये प्रसाद नहीं हो सकता। वो हिंदू हो मुस्लिम हो को तो कोई टेंडर में उनका बरात होगी, तो के लिए दिक्कत क्या है। भले ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी वक्त है, विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन इन चुनावों की गर्मी अभी से पश्चिम बंगाल में दिखने लगी है। जब 30 अप्रैल को ममता बनर्जी ने दीघा जगन्नाथ मंदिर की पूरे धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा की, तो उस वक्त भी बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश में जुटी है। प्राण प्रतिष्ठा में पहुंची ममता बनर्जी ने दावा किया था कि पूरी जगन्नाथ धाम की तरह दीघा जगन्नाथ मंदिर को वर्ल्ड मैप में ले जाएंगे और पश्चिम बंगाल के घर घर में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद पहुंचाएंगे। इसके लिए कुछ दिनों पहले ममता सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। हालांकि बीजेपी सवाल उठाती रही कि भाई जब जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है तो बंगाल में बनाने का क्या मतलब है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं रुकी और अब प्रसाद को लेकर बवाल छिड़ गया। बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाने के लिए टेंडर भी जारी हुए। बवाल तब शुरू हुआ जब यह बात खुली कि मुर्शिदाबाद जिले के रानीनगर इलाके में कई मुस्लिम दुकानदारों को भी दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने का टेंडर मिला है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इस टेंडर की एक तस्वीर जारी की और आरोप लगाया कि रानीनगर में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए जिन 4 मिठाई के दुकानदारों को टेंडर मिला है, उनमें से 3 मुसलमान हैं। एक दुकान का नाम टिप टॉप मिष्ठान भंडार है, जिसके मालिक का नाम राजू शेख दिखाया गया है। दूसरे दुकानदार का नाम भाई भाई मिष्ठान भंडार है, इसके मालिक का नाम शबीरुल इस्लाम है। एक और दुकानदार का नाम सोनाली मिष्ठान भंडार है और इसके मालिक का नाम रजब अली लिखा गया है। हमारी टीम ने भी इस लिस्ट में दिख रहे दुकानदारों की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि रानीनगर के टिप टॉप मिष्ठान भंडार और भाई भाई मिष्ठान भंडार को प्रसाद बनाने का ठेका मिला है।
और इसमें से एक दुकानदार ने यह भी माना कि उनकी दुकान में हलाल कबाब भी मिलता है। सुनिए जरा। आपका नाम क्या? मेरा नाम शमसुज्जमान। दुकान का नाम? राजू। दुकान का नाम टिप टॉप मिष्टान भंडार। आपका दुकान में हलाल कबाब होता है? हाँ, हलाल होता है। कोई सरकारी ऑर्डर मिला? हाँ, सरकारी वीडियो से मुझको ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला? पैकेट का। हाँ, हमको ऑर्डर मिला जगन्नाथ धाम से, हमको ऑर्डर मिला। ये दुकान का नाम दादा भाई मिष्टान भंडार। मालिक का नाम? मालिक का नाम सबुल इस्लाम। हाँ, हम मिक्स करके दे देते हैं, मिक्स करके दे देते हैं उसको। आज लेके गया? हाँ, आज लेके गया। अब बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि भाई भगवान का प्रसाद बन रहा है, मुसलमान के दुकान को टेंडर क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई अब वो तो खुद ही कह रहा है कि भाई हलाल वगैरह सब होता है इस दुकान में। अब सवाल उठता है कि जिस दुकान में हलाल वाले कबाब भी बन रहे हों, क्या उस दुकान में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार किया जाना चाहिए? बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि लोग इसे मिठाई समझकर खा सकते हैं, लेकिन प्रसाद के तौर पे तो नहीं ले सकते। लेकिन टीएमसी को बीजेपी के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने तो यह तर्क दिया कि प्रसाद जिसको खाना है खाए, न खाना है मत खाए। और टीएमसी नेता हुमायूं कबीर तो प्रसाद और पेट्रोल डीजल में फर्क तक नहीं कर पा रहे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी नेता हुमायूं कबीर को सुनिए एक बार। मैं पूरा प्रदेश का जनता को ये विनती करूंगा, ये मिठाई समझे ले लीजिए, ये प्रसाद नहीं हो सकता। और मैं खुलासा कर दूंगा, कुछ दूसरा समुदाय का रेशन डीलर और कुछ मिठाई का शॉप ओनर्स को ये मिठाई तैयारी करने के लिए टेंडर दिया है। मैं खुलासा कर दूंगा, मेरा पास सब जानकारी है। टेंडर का सिस्टम ओपन करे तो जे आदमी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो तो कोई टेंडर में उनका बराद होगी, तो के लिए दिक्कत क्या है? ये तो आपत्तिजनक का ये इनका काम है। और शुभेंदु अधिकारी के पहले बता दीजिए, उनका बहुत सारे पेट्रोल पंप है, उनका ओनर है, उनको पेट्रोल पंप के वो लिफलेट लगाने के लिए बता रहे, जो कोई मुस्लिम को मैं पेट्रोल डीजल बेचेगा नहीं। मतलब कोई कनेक्शन है दोनों बातों का कि पेट्रोल डीजल मुसलमान को नहीं दूंगा, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई मुसलमान से क्यों आप हिंदू मंदिर का प्रसाद बनवा रहे हो। दोनों को क्लब कर दिया। इस बवाल के बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल के घर घर तक दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद पहुंचाने की योजना भी शुरू कर दी। इस योजना के तहत दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के बॉक्स में खाजा, पेड़ा और दीघा जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर और मंदिर में स्थापित भगवान की तस्वीर शामिल होगी। इस प्रसाद को राशन की दुकानों के जरिए लोगों में बांटा जाएगा और कई इलाकों में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बंटना शुरू भी हो चुका है। दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी मुस्लिम दुकानदारों को सौंपने को बीजेपी सनातनी आस्था से खिलवाड़ बता रही है। इसके लिए बीजेपी इससे लिए प्रसाद बनाने के लिए सनातन का नियम क्या कहता है, यह समझना भी जरूरी है। भगवान को भोग लगने वाला प्रसाद पूरी शुद्धता से बनाया जाना चाहिए। जो भी भोग बनाएगा वो शरीर के साथ मन की शुद्धता का भी ध्यान रखेगा। भोग की वस्तुओं में शुद्धता होनी चाहिए, वो अपवित्र ना हो, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मांस, मदिरा और अपवित्र वस्तुओं का सेवन करने वालों को भोग बनाने का अधिकार नहीं है। भगवान का भोग जो भी बनाएगा, भोग तैयार होने और अर्पित होने तक उसे उपवास रखना चाहिए। भोग बनाने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, भोग बनाने के वक्त भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जहां भोग बन रहा हो वहां माहौल भी भक्तिमय होना चाहिए। भोग बनने के बाद उसे अशुद्धता से बचाना भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आप देखिए, जब सनातन धर्म में प्रसाद बनाने के लिए इतने सख्त नियमों का पालन करने की मान्यता है, ऐसे में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार करने का जिम्मा मुस्लिम दुकानदारों को सौंपने पर सवाल उठ रहे हैं। और ये वही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी है जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध इस दलील पर कर रही थी कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में गैर मुसलमानों को जोड़ने का प्रावधान क्यों है। पश्चिम बंगाल के दीघा जगन्नाथ मंदिर को लेकर उस वक्त भी विवाद हुआ था जब सीएम ममता बनर्जी ने इस भव्य मंदिर के निर्माण का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में बन रहे जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर ओडिशा में जबरदस्त विरोध हुआ था। पूरी जगन्नाथ मंदिर के पंडितों, सेवकों और दूसरे लोगों ने मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने पर आपत्ति जताई थी।
ओडिशा के लोगों का मंदिर बनाने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन उनका विरोध उसके नाम को लेकर था। विरोध करने वालों की दलील थी कि जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी में है, किसी दूसरे मंदिर को यह नाम देना हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ। पुरी जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ सेवक रामचंद्र दास ने दावा किया था कि आदि शंकराचार्य ने भगवान जगन्नाथ पुरी पीठ को धाम का दर्जा दिया था। ऐसे में दीघा जगन्नाथ धाम कैसे बन सकता है? लेकिन इस विरोध के बीच भी ममता सरकार ने दीघा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवा दिया और अब प्रसाद को लेकर बवाल मचा है। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि प्रलय के दिन वाला प्लेन हवा में नजर आया है। न्यूक्लियर बम फटना फाइनल हो गया है क्या? उस हवाई जहाज का चैप्टर जो परमाणु बम फटने पर भी बचा लेने की ताकत रखता है, आपको उसके बारे में बताता हूं। आजकल ईरान और इजराइल एक दूसरे पर बम फोड़ रहे हैं, ये तो सब देख रहे हैं। एक से एक भयानक बम और मिसाइलें निकलकर आ गई हैं, लेकिन इसके बीच ही एक प्लेन की दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है और यह ऐसा प्लेन है जो तभी उड़ता है जब कयामत आने वाली होती है। इस प्लेन का नाम है डूम्सडे प्लेन, यानी प्रलय के दिन का हवाई जहाज। इसके दिखने के बाद पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रलय आने वाली है, क्या परमाणु बम फटने वाला है? आखिर डूम्सडे प्लेन में ऐसा क्या है जिसके उड़ान भरने से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है? इसे प्रलय का संकेत क्यों कहा जाता है? क्या अब न्यूक्लियर बम फटना फाइनल हो गया है? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको दूंगा, लेकिन पहले सिर्फ प्रलय के दिन उड़ने वाले हवाई जहाज की एक झलक देख लीजिए। Then we go blow up all the nuclear stuff that's all over the place there. आज जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसे डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन वाला विमान कहा जाता है और यह अमेरिका के आसमान में उड़ता दिखा है। यह प्लेन मंगलवार रात को वॉशिंगटन डीसी के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या अमेरिका किसी न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है। और यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि डूम्सडे प्लेन सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में ही उड़ान भरते हैं। डूम्सडे विमान का मकसद आपात स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति और बड़े अधिकारियों को सुरक्षा देना होता है। यह विमान अमेरिकी राष्ट्रपति या टॉप मिलिट्री लीडरशिप के लिए तभी इस्तेमाल होता है जब परमाणु हमले जैसी इमरजेंसी की आशंका हो या कोई बहुत बड़ा खतरा हो। इसलिए जब अमेरिका में प्रलय के दिन उड़ने वाले विमान ने उड़ान भरी तो पूरी दुनिया के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठा कि क्या परमाणु युद्ध शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा या कहीं ईरान ही परमाणु बम तो नहीं गिरा देगा? एक्सपर्ट्स भी इस आशंका से इनकार नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि डूम्सडे प्लेन उड़ाना अमेरिका की तरफ से बैकअप कमांड सिस्टम को सक्रिय रखने की एक तैयारी हो सकता है, जिससे युद्ध या परमाणु हमले जैसी स्थिति में राष्ट्रपति और अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी आसमान में सुरक्षित बैठकर निर्णय ले सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा इस प्लेन में है क्या कि इसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है? इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत है इसका न्यूक्लियर अटैक प्रूफ होना। यह प्लेन परमाणु विस्फोटों तक को झेल सकता है। यह प्लेन रेडियो एक्टिव प्रभावों से भी सुरक्षित रहता है। जरूरत पड़ने पर इस प्लेन से मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में यह विमान पूरे 1 हफ्ते तक बिना रुके उड़ सकता है और अगर इसका फ्यूल भी खत्म हो जाता है तो हवा में इसको फिर से आप इसमें तेल भर सकते हैं। यानी यह बिना रुके कई दिन उड़ सकता है, ऐसा प्लेन है। और अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति को बचाने के काम आएगा। ये खूबियां इस विमान के नाम को जस्टिफाई करती हैं क्योंकि यह विमान अमेरिका ने खास तौर पर तबाही के दिन के लिए ही बनाया है कि जब डूम्सडे हो, प्रलय आए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को इसमें बचाया जा सके। बाहर से देखने पर यह प्लेन एकदम सामान्य विमान जैसा दिखता है, हालांकि है बहुत भारी भरकम, लेकिन युद्ध या परमाणु हमले की सिचुएशन में यह साधारण सा दिखने वाला विमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड बन सकता है। लेकिन यह विमान सिर्फ अपने सेफ्टी फीचर्स की वजह से डूम्सडे प्लेन नहीं कहा जाता। अमेरिका के पास 4 डूम्सडे प्लेन हैं जिन्हें E-4B नाइट वॉच भी कहते हैं। आधिकारिक रूप से इसे नेशनल एयरबोर्ड ऑपरेशन सेंटर यानी NAOC कहा जाता है। इस विमान में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री अफसर युद्ध की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्लेन में 67 सैटेलाइट डिश एंटीना मौजूद हैं, जिसकी वजह से परमाणु अटैक होने की स्थिति में भी इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करता रह सकता है। यह प्लेन साइबर अटैक प्रूफ भी है क्योंकि इस प्लेन का पूरा कंट्रोल सिस्टम मैनुअल है। इसके सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता, ऐसा दावा है।
डूम्सडे प्लेन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि युद्ध की स्थिति में यह प्लेन वॉर रूम बन जाता है, जहां बैठे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, वॉर से जुड़े फैसले ले सकते हैं। इस प्लेन में एक साथ 112 लोग सफर कर सकते हैं। इस प्लेन में 3 डेक होते हैं, जिसमें एक ब्रीफिंग रूम, एक स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम और एक कम्युनिकेशन एरिया होता है। डूम्सडे प्लेन की मैक्सिमम स्पीड ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 969 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। यह प्लेन एक बार तेल भर देने के बाद बिना रुके 11,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी इस विमान में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति कयामत के दिन से बच सकते हैं और किसी भी देश के लिए कयामत का दिन ला भी सकते हैं। बोइंग 747 को मॉडिफाई करके तैयार हुए डूम्सडे प्लेन्स को अमेरिका की वायुसेना ऑपरेट करती है। साल 1974 के बाद से यह प्लेन अमेरिका के पास है, लेकिन आज से पहले इसे सिर्फ 2 बार उड़ान भरते देखा गया है। जब 9/11 का आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि तब उनको पता नहीं था कि कहां कहां प्लेन घुस रहा है, मार दे रहा है, तो वो इसमें बैठाए जॉर्ज बुश को, हवा में घुमाते रहे। इससे पहले साल 1995 में अमेरिका की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी फेमा ने ओपल तूफान के वक्त इस जेट को यूज किया था, और अब अमेरिका के आसमान में एक बार फिर डूम्सडे प्लेन उड़ता नजर आया है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप सवार थे या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या डूम्सडे प्लेन का उड़ान भरना ईरान के खिलाफ अमेरिका के न्यूक्लियर वॉर छेड़ देने का संकेत है? क्या अब न्यूक्लियर बम फटना पक्का है, या फिर क्या उन्हें डर है अमेरिका को कि भाई ईरान न्यूक्लियर बम फोड़ देगा? दुनिया में सिर्फ 2 देश है जिनके पास डूम्सडे प्लेन है, एक तो अमेरिका है, दूसरा रूस। रूस अपने डूम्सडे प्लेन को मैक्स डोम कहता है। इसे भी एयरलाइन विमान को मॉडिफाई करके तैयार किया गया। ये रूस वाला डूम्सडे प्लेन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फ्लाइंग कमांड सेंटर है। अमेरिका की तरह रूस भी कहता है कि इस प्लेन को न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का डूम्सडे प्लेन 3 दिन तक हवा में रह सकता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट को सहन कर सकता है और किसी हमले का पता लगाकर जवाबी अटैक भी कर सकता है। इसमें समंदर के अंदर पनडुब्बियों से संपर्क करने का कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। यानी अमेरिका और रूस दुनिया में सिर्फ यही 2 देश है जिनके पास डूम्सडे प्लेन है। रूस के पास जो डूम्सडे प्लेन है, यानी कयामत में उड़ने वाला प्लेन, वो उसे सीक्रेट रखता है, लेकिन रूस के पास एक सीक्रेट डूम्सडे रेडियो स्टेशन भी है जिसे UBV-76 के नाम से जाना जाता है। रूस का यह रहस्यमयी रेडियो स्टेशन शीत युद्ध के समय से ही सक्रिय है, जिसका इस्तेमाल रूस इमरजेंसी सिचुएशन और युद्ध के वक्त करता है। इसमें कोडेड मैसेज, नंबर्स और कोड वॉइस मैसेज के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है। रूस का दावा है कि यह रेडियो कोडेड मैसेज भेजता है जो सैटेलाइट से भी दूर तक पहुंचते हैं। कोडवर्ड में भेजे जाने वाले इन वॉइस मैसेज को बड़े से बड़ा हैकर भी डिकोड नहीं कर सकता। रूस अपने इस रेडियो सिस्टम का इस्तेमाल मिलिट्री अलर्ट, परमाणु प्रोटोकॉल या गुप्त अभियानों के दौरान करता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस अपने इस डूम्सडे रेडियो का इस्तेमाल कर रहा है। दावा तो यह भी है कि अभी इसी 4 जून को जब पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बात की थी, तब भी डूम्सडे रेडियो से पुतिन ने अपनी मिलिट्री को कोडेड मैसेज भेजे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अमेरिका के हवाई क्षेत्र में डूम्सडे प्लेन दिखना क्या कयामत के दिन के नजदीक आने का संकेत है? वक्त बताएगा। एक कयामत तो बादल भी लेकर आए हैं। अगला चैप्टर उसी पर है। गाड़ियां बह गई, लोग बह गए, बाढ़, बारिश और महासंकट की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आ गई हैं। गजब ही हो रखा है। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में मानसून का ट्रेलर देखकर ही लोग बाप बाप कर रहे हैं। इस साल मानसून समय से आगे चल रहा है, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जहां जहां मानसून पहुंच गया है वहां की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो रखे हैं। आप तस्वीरें देखिए कितनी डरावनी। कहीं गाड़ियां बही चली जा रही, कहीं उफनती नदियों के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही। अब तो हिमाचल के पहाड़ों पर भी लैंडस्लाइड हो रही है। देश भर में कहां तक मानसून पहुंचा है और इसने लोगों को कैसे बेहाल कर रखा है, बाढ़ बारिश के हाहाकार की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊं। लेकिन पहले कुदरत के कहर का एक ट्रेलर तो देख लीजिए। मॉनसून ने जो कहर बरपा रखा है उसका साइड इफेक्ट तो पहाड़ों पर भी दिख रहा है। यह लैंडस्लाइड शिमला के पास की है।
जिसकी तस्वीरें देखने के बाद पहाड़ों पर जाने का प्लान बनाने वालों के बीच डर का माहौल। लैंडस्लाइड की ऐसी एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें आई। अब आप ये तस्वीर देखिए। चंबा में लैंडस्लाइड से पहले ही लोग अलर्ट हो गए और सड़क को दोनों तरफ रुक गए। इसके बाद लैंडस्लाइड हुई तो पहाड़ जो है वो अपने साथ सड़क को भी खाई में लेके चले गए। एक बार देखिए जरा तस्वीर। अब सोचिए कोई गाड़ी इसके नीचे आ जाए तो उसका क्या ही हाल होगा। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड्स हो रही तो मैदान पर भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। पिछले 2 दिनों में मानसून से सबसे जबरदस्त अटैक तो झारखंड पर दिखा है। तस्वीरें रामगढ़ जिले की हैं। इस इलाके में कुछ देर पहले तक बाजार सजा हुआ था। अचानक दामोदर और भैरवी नदी में ऐसा उफान आया कि दुकानदारों को सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला। आप सोचिए इस तरह से नदी जो है वहां पर रौद्र रूप दिखा रही है। नदी के घाट के किनारों पर वैसे तो खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन यहां के दुकानदारों ने यह नहीं सोचा था कि सैलाब इतना जबरदस्त होगा कि दुकान सामान कुछ नहीं बचेगा। दामोदर और भैरवी नदी में आए उफान के बाद की तस्वीर आप देखिए। पानी किनारों को तोड़ता हुआ कितनी दूर तक पहुंच गया। घाट ही नहीं, नदी के किनारे पर बने मंदिर बाजार पूरी तरह पानी में डूब गए। नदियां उफान पर हैं तो सबसे ज्यादा परेशान गांव वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर की तस्वीरें देखिए। एक ट्रैक्टर सवार ने नदी के उफान को समझने में गलती कर दी और उसकी जान पर बनी। वो ट्रैक्टर समेत पुल के बीच में फंस गया। ये देखिए, ट्रैक्टर ऐसी जगह फंसा था कि आगे पीछे हो ही नहीं पा रहा, वहीं फंसा हुआ है। इसी वजह से ट्रैक्टर ड्राइवर की जान भी बच गई। अगर ट्रैक्टर निकल जाता तो भाई सैलाब में बहने से उसको कोई नहीं रोक सकता था। तो अच्छा वो ट्रैक्टर फंस गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर इसी तरह कई घंटों फंसा रहा। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर सवार की जान बचा कर निकाल पाई। इस वक्त नदियों में ऐसा सैलाब आया है कि गांव वाले भी कंफ्यूजन में। झारखंड के खूंटी की तस्वीरें देखिए। मछली पकड़ने के चक्कर में गांव वाले नदी के बीच में चले गए। नदी का जल स्तर बढ़ा तो उनको अंदाजा ही नहीं लगा कि उनकी जान भी जा सकती। जब तक दोनों की समझ में आता कि पानी बढ़ गया है तब तक तो दोनों नदी के बीच फंस चुके थे। उसके बाद मछली सोच रही थी कि मुझे पकड़ने आए थे, अब तुम पकड़ में आए। दोनों लोग कई घंटे इसी तरह चट्टान के ऊपर इंतजार करते रहे कि कोई आएगा बचाने। जब इन लोगों ने मदद की गुहार लगाई तो ग्रामीणों ने आवाज सुनी। सुबह से शाम हो गई तब जाकर इनका रेस्क्यू हो पाया। देर रात प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बोट में रस्सी बांधकर दोनों गांव वालों की जान बचाई। उन्होंने अब फिर कसम खाई होगी कि अब कभी ना मछली खाएंगे। झारखंड में हो रही लगातार बारिश का साइड इफेक्ट पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें पुरुलिया की हैं, जहां बारिश तो ज्यादा नहीं हुई लेकिन नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद शहर के हालात बिगड़ गए। कई मोहल्ले पूरी तरह पानी में डूबे, जिसके बाद प्रशासन की टीम लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए उन्हें घरों से रेस्क्यू कर रही है। बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों को राहत शिविरों में भी पहुंचाया गया और देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। जो भाई मौसम अच्छा होता है तो मजा आता है, लेकिन फिर इस तरह की चीजें होती हैं तो दिल घबराने लगता है।